वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आपकी नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं यहां उन्नाव में, और उन्नाव में कहा जाता है कि एक ऐतिहासिक नगरी है और इसमें तमाम तरह के जो दावे बातें हैं वो राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाते हैं। लेकिन उन्नाव ये सपा का गढ़ माना जाता है। पिछले 2 सालों की अगर 2 चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी यहां पर सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आई। वहीं कांग्रेस अपना खाता कई सालों से यहां नहीं खोल पाई है, यानी कि अभी भी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चाहे बसपा हो या तमाम अन्य दल हो, उनकी तरफ से भी कई तरह की यहाँ पर जो कवायद है वो यहाँ तेज हो चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण राजकुमार जी ये है कि किस तरह से अब जो यहाँ पर 10 मार्च की तारीख होगी वो निर्धारित होगी, क्योंकि हर कोई बदलाव चाहता है। जिस भी तरह से अभी तक हम चुनावी अखाड़ा की टीम यहाँ पर हर जिले में पहुंच रही है, हर शहर में पहुंच रही है, देखा जा रहा है कि बदलाव की जो बयार है वो बहती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम इस समय निराला पार्क है। यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म उन्नाव में हुआ और हम उसी पार्क में मौजूद हैं जहाँ पर निराला जी के नाम पर ये पार्क बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। और उन्नाव के बारे में यदि ऋतु बात करें तो उन्नाव को ऐतिहासिक नगरी के तौर पर भी माना जाता है। और क्योंकि आज़ादी के परवाने रहे, आज़ादी के दीवाने रहे और आज़ादी के बारे में सोचने वाले सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव भी इसी जनपद से रखी थी। जो उनकी पार्टी है उसकी नींव यहीं पर रखी। और लोग इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि यहाँ जो लोग हैं, यहाँ के लोग क्योंकि कवि हैं, यहाँ के लोग साहित्यकार हैं और यहाँ के लोग हमेशा संस्कृति को सजो के रखने वाले लोग हैं। 6 विधानसभा सीटें हैं इस जनपद में और तकरीबन 20 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चौथे चरण में चुनाव होना है। हम लोग यहाँ पे मौजूद है, चुनावी अखाड़े की टीम यहाँ पे पहुंची है लोगों से प्रतिक्रिया लेने के लिए। बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी हैं, बहुत सारे सामान्य लोग और सहज लोग भी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। ऋतु, निवेदन करूंगा मैं आपसे कि आप इस बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह के आप नज़ारे देख रहे हैं, हम यहाँ उद्यान पार्क में खड़े हैं और ऐसे में तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो हर दल की तरफ से सामने आती है। समाजवादी पार्टी के लोग भी मौजूद हैं। आम जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पिछले 5 साल में बीजेपी के कार्यकाल जो रहा उसमें किस तरह का विकास हुआ और आने वाले समय में किस तरह का विकास वो चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो चुनावी माहौल क्या है? यहाँ पे चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है। बीजेपी ने पिछले 5 सालों में यहाँ कोई विकास नहीं किया है। आप खुद आए होंगे कि रोडों की हालत आपने देखी होगी। किसान कितना यहाँ पे बेदहाल है। जानवरों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। हमारे यहाँ चुनावी माहौल यही है। चुनावी माहौल अगर बढ़िया है तो बीजेपी ने विकास नहीं किया, इस तरह की बातें क्यों? आप बेहतरीन जानते, अगर विकास होता तो किसान अपनी रोजी रोटी क्यों मांग रहे होते? अगर रोजी रोटी मांग रहे थे तो उनकी हत्याएं क्यों हो रही थी? यदि विकास हुआ होता तो स्कूल खुले होते, कॉलेजेस खुले होते, आईआईटी रुड़की बन रही होती, पॉलिटेक्निक बन रहे होते। तो विकास के नाम की कोई चीज तो दिखी नहीं। यहाँ तो सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करके बस लोगों को राष्ट्रवाद का जो पिलाया जा रहा है गुट्टी, उससे ना तो किसान खुशहाल होगा, न नौजवान खुशहाल होगा, न शिक्षा का कोई इदारा बढ़ेगा। तो आने वाले जो 2022 विधानसभा चुनाव है जिसका परिणाम 10 मार्च को आएगा, उसे किस तरह से आप देखते हैं? जो 10 मार्च को परिणाम आएगा उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और वो जनता के मतदाता और मतदाना के वोट्स की वजह से बन रहे हैं। कोई हमारे घमंड और उसकी नहीं बने, भारतीय जनता पार्टी के झूठ से नहीं बने। वो सरकार बना रहे हो ताकत के साथ, पूरी मीडिया साथ। मीडिया इसलिए साथ है क्योंकि अभी आपने देखा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मीडिया के बंदूक को भी इस भारतीय जनता पार्टी ने मारा पीटा था। आम किसानों का क्या हाल है, नौजवानों का क्या हाल है, रोजगार की हम बात कर ले। और अगर हम सबसे बात करें महिला और सुरक्षा को लेकर, महिला कितनी सुरक्षित है, आप भी महिला पत्रकार हैं, आप इसको बेहतर जान रही हैं। रही बात समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी इसलिए सरकार बनाएगी क्योंकि उन्होंने समाजवाद का नारा दिया और सदैव हक हुकूमत की लड़ाई लड़ने का काम किया। आप सम्मान से बेहतर अगर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने किसका कितना सम्मान किया और क्या देश में विकास हुआ, क्या प्रदेश में विकास हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री इसी विकास के दौर पर। लेकिन तमाम तरह के जो दावे वादे किए जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दावे वादे किए गए, रोजगार देंगे, महिला सुरक्षा प्रदान करेंगे और भी कई बड़ी बड़ी बातें की गई है, ये तो बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से भी की गई है। तो आम जनता, ये जो मतदाता है, आप लोगों की तरफ ही आकर्षित क्यों हो? दरअसल इस बार हम पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि ये भाजपा से बहुत ही लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पे जो लोग वंचित हैं उनकी तरफ से तो कई तरह की यहाँ पर बातें कही जा रही है, लेकिन इस बीच अगर समझने की कोशिश की जाए, किसान आंदोलन, हिंदुत्व का मुद्दा या फिर राम मंदिर का मुद्दा, इस तरह के मुद्दे भी क्या मतदाताओं पर किसी तरह का असर डालते हैं? नहीं, कोई ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन्नाव में इस पे, क्योंकि जनता उन्नाव की चाहती है विकास हो, कार्य हो और उनको न्याय मिले। और बल्कि बीजेपी सरकार में ना ही किसी को न्याय मिला, ना ही रोजगार मिला युवाओं को, यही रहा मुख्य कारण।
एक सवाल ये भी कि उन्नाव सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले 2 चुनावों का अगर जिक्र किया जाए तो बीजेपी यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम रखा हुआ है। ऐसे में अब आने वाले समय को किस तरह से समझा जाए? आने वाले समय को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा की है उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं के लिए सुरक्षा और महिलाओं के लिए 1500 रुपये पेंशन, उसके अलावा किसानों के लिए बिल्कुल सुविधा देंगे, रोजगार की सुविधा देंगे और उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी जो है हम निकालेंगे और आईटी सेक्टर में भी 21 लाख नौकरी निकालेंगे। इस स्तर से यहाँ पे समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि सीधी क्या कांटे की टक्कर बीजेपी से है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर कहा जाता है कि 57 सालों से अपना कोई भी खाता नहीं खोल पाई है। बसपा को तो फिर रैली और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। आप समाचार चैनल से पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप पूरे उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और उस दौरे में आपको एक चीज़ खास तौर से नजर आई होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में 10-20 सीटों को अगर इतर करके देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी की है और समाजवादी पार्टी सब सीटों पर बहुमत और अक्सरियत हासिल कर रही है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव को, जो कि हमारा राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का अलायंस है और राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी अलायंस में इसलिए क्योंकि किसानों के लिए जो काम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सरकार चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपने देखे थे उन सपनों को उनके बेटों ने पूरा किया। आज उनके पौत्र भी मैदान में हैं, चौधरी जयंत। तो हम समझते हैं कि उन्नाव की जनता ने भी मन बना लिया उत्तर प्रदेश के साथ साथ कि इस बार हम 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी से सदर से डॉक्टर अभिनव कुमार, मोहान से डॉक्टर अचल वर्मा, बांगरमऊ से डॉक्टर मुन्ना अलवी, बांगरमऊ वहाँ पूर्वा से उदयराज यादव जी और भगवान नगर से अंकित सिंह परिहार। हम समझते हैं कि सब जगह समाजवादी पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी और जनता को न्याय दिलाने के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा दिलाने के लिए लोग वोट करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी सरकार ने जब भी जो वादे किए पूरे किए, चाहे लैपटॉप का वितरण हो, छात्राओं को साइकिल की बात हो, बेरोजगारी भत्ता हो, युवाओं को पेंशन का हो, सारों में जो भी उन्होंने वादे किए थे सारे वादे समाजवादी लेकिन पार्टी समाजवादी पार्टी ने अगर सभी वादे पूरे किए हैं तो उन्नाव की जनता ने बीजेपी को पिछले 2 चुनाव में क्यों चुना? वो जनता भ्रमित हो गई थी, इनके बहकावे में आ गई थी, लालीपाप में। अब जनता इनको पूर्ण रूप से जान चुकी है कि ये भ्रमित करके, छल करके हमारा वोट लेना चाहते हैं और विकास के नाम पे कुछ काम नहीं करना चाहते। सर, 2022 के विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है ये केवल उत्तर प्रदेश की दिशा नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान में एक पूंजीपतियों के बदौलत एक सिंडिकेट तैयार हुआ है और जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को अपना कैप्चर करने की मंशा रखता है और जो हमारे पुरखों द्वारा देखा गया जो एक हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी, जो मिली जुली संस्कृति थी, उस मिली जुली संस्कृति को खतरा पैदा कर रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात को निर्धारित करेगा कि भारतीय संस्कृति मिली जुली संस्कृति है और भारतीय संस्कृति समाजवादी व्यवस्थाओं में पूरी तरीके से आस्था रखती है। तो ये समझ के चले कि इस बार बदलाव की बयार बहेगी? बिल्कुल परिवर्तन की बयार बहेगी और जो मौजूदा सत्ता है इसने जिस तरीके से कामगार वर्ग के दमन का काम किया, आप देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट में तमाम तरीके के जो बदलाव हुए, उन बदलावों से जो हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा हमारे मजदूर वर्ग को मिलती थी उसको धीरे धीरे जिस तरीके से इसने खत्म करने का काम किया है। इस देश का न केवल किसान बल्कि मजदूर भी पूरी तरीके से तैयार बैठा है परिवर्तन के लिए और इस सत्ता को उखाड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा हुआ है। तो देखिए, बदलाव की बयार बहती हुई नजर आएगी। राजकुमार जी, जिस तरह से अभी तक बात और प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें यही कहा जा सकता है कि 10 मार्च का जो इंतजार है वो हर राजनीतिक दल को है और हर मतदाता को है कि अपना वोट, अपने मत का जो अधिकार यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो क्या सही पशुपेक्ष की स्थिति पैदा हो पाती है या नहीं। बिल्कुल ही, तो निश्चित तौर पर कुछ युवा हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया एक बार बताओ, यहाँ चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा इस बार अखिलेश यादव जी आएंगे और ये बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं ये विकास कहाँ से लाएंगे। ये डायरेक्ट पिछली सरकार को कह देते हैं कि पिछली सरकार में विकास क्या हुआ। अरे प्रेजेंट टाइम आप है मुख्यमंत्री, आप विकास करिए, आप पास में क्यों चले जाते हैं? फ्यूचर और प्रेजेंट का देखिए। उनके पास और कुछ काम नहीं ना, बस लड़वाते हैं। अपनी बातें कह रहे हैं, कुछ छात्र हैं। भैया ये बताओ, चुनाव चल रहा है, चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा भाई हमें बेरोजगार हैं, हमें नौकरी चाहिए और नौकरी तो बाबा जी निकाला नहीं। भाई हमें जो नौकरी देगा हम उसी को वोट देंगे। नौकरी आए मतलब हमें वोट चाहिए और मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, रोजगार बिल्कुल होना चाहिए। बिना रोजगार के कैसे चीज़ें होंगी? और सरकारी नौकरियों की भर्ती ना आने की वजह बहुत सारी वजह है, क्योंकि 2 साल कोरोना का काल भी गया
उसको भी कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं। कोरोना का जो दौर था, कोरोना काल जो था, उस कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। सब पढ़ाई, सब बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ाई भी बंद चल रही है और स्कूल कॉलेज भी नहीं खुल रहे हैं। शिक्षा बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? ये थोड़ा काम था कचहरी में, वही आए थे। कचहरी में काम के लिए आए थे बैग लेके, पढ़ाई नहीं चली, क्या करते हो? ग्रेजुएशन चल रहा है। पढ़ाई कर रहे हो अभी? जी भैया, क्या कहेंगे? क्या कहें, चुनाव का दौर है। बीजेपी जीत रही है और क्या। कैसे? कैसे क्या जीत रही है, कैसे जीत रही है? हैं? काम कर रही है तो जीत रही है। क्या क्या काम किए? बहुत सारे काम किए हैं। एक काम बताओ। हैं? उन्नाव जिले के एक काम बताओ। अरे ये हाईवे ही निकल रहा है। काहे हमारे खेत से निकलना है, पड़ेरी वाला ये हाईवे निकल रहा है, निकला नहीं है ना। निकला कहाँ भैया? सदर प्रेशर क्रिएट। जो व्यक्ति, देखिए, एक बहुत बेहतर बात यह है कि लोकतंत्र में बोलने का अधिकार हर किसी को है और किसी को भी बोलने से रोका नहीं जा सकता। बेटा ये बताओ, क्या मुद्दा है यहाँ? मुद्दा सिर्फ विकास का है। पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी में सदर का कब्जा है, सदर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, और 5 सालों से पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक, 1 सांसद, 1 विधान परिषद, लेकिन आज तक उन्नाव जनपद में एक भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। जो योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी ने लाई थी, जो रोडें उन्होंने बनाने का काम किया था, उसको भी आज तक नहीं पूरा किया गया। आपने जो लखनऊ कानपुर मार्ग देखा है, वहाँ पे जो साइकिल ट्रैक बनाया गया था, साइकिल ट्रैक का पता नहीं, वहाँ से रोड लाइट गायब है। अब चलेगी, वहाँ से उठ के चलेगी कहीं? अब गायब हो गई। वो सत्ता के लोग जवाब देना। हमारी सरकार में तो लाइटें भी जल रही थी, साइकिल ट्रैक भी बढ़िया था। मतलब सड़क पे से साइकिल ट्रैक ही गायब हो गया? ट्रैक है ना, वहाँ पे चलने की जगह है। जब हमारी वो रोड बनी थी, क्या उस पर कब्जा कर लिया? कब्जा नहीं किया गया है। रोड लाइट गायब है, अतिक्रमण है और जर्जर हो चुकी है। अतिक्रमण किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। पार्टी वहाँ अपनी दुकान लगा रही है? बिल्कुल लगा रही है दुकान। क्यों नहीं उस विकास कार्य को आगे बढ़ाया गया? ना बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया ट्रैक बने थे, ट्रैक गायब हो गए। युवा ये देश का भविष्य है। अगर इस तरीके की सोच होगी तो कैसे चीजें आगे चलेंगी। और एक चीज बता दूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। 23 तारीख को मतदान होना है, उसको लेकर किस तरीके की सोच युवाओं की है, कैसी बातें युवा सोचते हैं, देखो ये बेटा ये बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत प्रजापति है। प्रजापति जी, क्या करना चाहते हो? मैं नौकरी करना चाहता हूँ सर। अच्छा, कुछ सपने देखे? बिल्कुल देखे, आर्मी का सपना देखा है हमने। फौज में जाओगे? बिल्कुल। फौज क्यों? करेंगे, देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा कैसे करोगे फौज में? और देश की सेवा जब वैकेंसी निकलेगी। लड़ाई लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे। देश के लिए लड़ाई लड़ने का जज्बा युवा में है, इसीलिए ये हिंदुस्तान है। इसकी सरहदें इसलिए सुरक्षित रहती हैं क्योंकि देश का युवा जो है ना, दिल से सोचता है। अखिलेश जी तो इतना अच्छा काम किया कि वो जाने, इसीलिए सारे युवा इस बार एक तरफ होकर, एकजुट होकर इस समय मतदान करेंगे। भैया ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो जमीनी मुद्दे हैं इस उन्नाव जनपद के, हम बाहर ना जाके यहीं की देख लीजिए। लोकनगर की रोड है, वहाँ पर माननीय विधायक जी ने शिलान्यास का पत्थर रख दिया गया है, उनका नाम देखो है। एक चीज है, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को माननीय कहा जा रहा है, ये संस्कृति है, ये सभ्यता है। हालांकि वो उनकी जो तहजीब है और जो जिस तरीके से वो अदर विरोधी पार्टियों को आजकल तंज दे रहे हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हो, गर्मी शांत करने की बात कर रहे हो, या ऐसे परिवेश, तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं उससे नहीं, ना विधायक जी भग सकते, ना मुख्यमंत्री जी भग सकते हैं। उन्नाव लोकनगर वाली रोड है, उस पर आप देख लीजिए, आके आप तुरंत सर्वे करिए। उस पर कम से कम 1-1, 2-2 फीट के गड्ढे हैं वहाँ पर। और जो युवाओं को, सबसे ज्यादा युवा हो गए, और किसानों का मुद्दा, जो खेतों में वो इतनी मेहनत से खेती करते हैं, दिन में मेहनत करते हैं। स्वाभाविक है, किसानों का आंदोलन रहा और 1 साल तक चला, 1 साल से अधिक समय तक सड़क पर किसान रहा। ये मर्म है, युवा के मन में है। एक वकील साहिबा आई हैं, क्या कहेंगी? असल में अगर देखा जाए, विकास की बात की जाए, तो मेरी समझ से विकास तो एकदम क्षीण मात्र हो गया है। आप चाहे गली कूचे निकल जाएं, खेत खलिहान में निकल जाएं, या हाईएस्ट सोसाइटी में भी बहुत सारे लोग अभी
मैं कल ही गई हुई थी, तो यही अपने पुलिस लाइन में जब मैं पहुंची तो वहाँ की जो नालियां हैं इतना लबालब भरी हुई थी। मतलब बिल्डिंग तो हाई फाई, लेकिन अगर स्थितियों की बात करें, विकास की बात करें, प्रबंधन की कमी है। बिल्कुल लोकल स्तर पर जो अधिकारी हैं वो कोई सही मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। हाँ, बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो रहा है। आप चाहे धवन रोड चले जाइए, चाहे आप इधर पुलिस लाइन में है, जहाँ पे हाईएस्ट सोसाइटी है वहाँ की सड़कें वगैरह तो साफ, लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर आप चले जाए ना तो वहाँ की स्थितियाँ देख लीजिए, ना नाली साफ है, ना सड़कें, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ टूटी फूटी हैं। अच्छा, आप तो कानून की जानकार हैं। अपराध की और सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है उन्नाव में? मेरी समझ से तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा और जो युवाओं की पीड़ा है, जो रोजगार की पीड़ा है, बच्चे पेपर नहीं दे पा रहे हैं, ये जो एक मानसिक और शारीरिक रूप से जो अपराध हो रहा है, इसे मैं अपराध की श्रेणी में इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये पीड़ा और ये जो दर्द है, ये बयां नहीं किया जा सकता है। ये मानसिक हैरेसमेंट हो जाता है। शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, महसूस की जा सकती चीजें। एक महिला है, अपनी बात को कह रही है जी। और मेरी समझ से हमें जीवन मिला है, हम इंसान हैं, हमें जानवरों की, पशुओं की और इंसानों की, इंसान तो अपना करके खा सकता, हम अगर करके नहीं दिखाएंगे तो हमारा जीने का और इस ऊंची उपलब्धि का क्या मतलब? अच्छा वकील साहब, ये बताओ, ये 5 साल की जो सरकार रही, इसमें कुछ अच्छा काम हुआ है नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे काम खराब हुए हैं। कुछ स्तर से देखा जाए तो पब्लिकल अच्छा कार्य भी हुआ है। लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी हुए। अगर कहते कुछ कमी रह गई है ना? अगर कमी का बात किया जाए तो मेरी समझ से अगर थोड़ा स्तर आप इतना बढ़ाए हो तो उससे कहीं ज्यादा गहरी खाई खुदी हुई है। उस खाई को जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की तकलीफें हैं और जो एक शिक्षा का, व्यवसाय का और बिजली का, पानी का हर एक स्तर बढ़ा होना चाहिए, तो वो आज बेरोजगारी और ये महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। महिलाओं की कमर तोड़ दी, उनके घर की व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब हो गई हैं। बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं, ना अच्छे से उनका पोषण। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सरकार भी कहती है कि बच्चों को पोषण होना चाहिए, बच्चों का विकास होना चाहिए, तो ये पोषण कहाँ से देगी जनता जब उसकी जेब में? कहते नहीं, आज आप रिक्शे वाले को देख लीजिए, उनकी कमाई, और किसी को भी देख लीजिए, पैसे की तंगी जो है वो खत्म नहीं हो रही है। आप हर एक बजट बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप टोल टैक्स पे भी आपका जो बढ़ा हुआ है, तेल पर भी बढ़ा हुआ है, तो ये हम महंगाई मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जी। क्या कहेंगे? महंगाई तो मुद्दा है इस समय का। जो दूसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जो अभी आप पार्क में टहल रहे हैं, कई नए लड़के आपको दिखे होंगे यहाँ पे, सब बेरोजगार हैं। आप क्या करते हैं? हम भी एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हमने भी। वकील साहब, ये जो 2 साल का कोरोना का जो दौर रहा, इस पे जो सरकार का काम करने का तरीका रहा, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखो, सरकार ने अपना काम किया, लेकिन जिस स्तर से सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर पाई। क्या होना चाहिए था? तमाम जगह सरकार अछूती रह गई। जो सुविधाएं लोगों को देनी थी वो नहीं दिया। सरकार ने लालच दिया, काम नहीं करके दिया। कोरोना में भी वो जो वैक्सीन जो थी, वैक्सीन लगी आपको? हाँ, लगी वैक्सीन की बड़ी जद्दोजहद थी उन्नाव में भी। हमारे यहाँ लगी वैक्सीन, अब लग भी रही है, लेकिन जो है जिस पैमाने पे शुरुआत से लगनी चाहिए, जो तैयारियां करनी चाहिए, वो तैयारियां नहीं। अच्छा, 130 करोड़ की आबादी का देश है हिंदुस्तान। जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है, हर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन सरकार से शिकायत है और शिकायत होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप सत्ता में होते हो तो आपकी जवाबदेही तय होती है। जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो अब सबको फिलहाल 10 मार्च की तारीख का इंतजार है, क्योंकि उत्तराई उन्नाव जो है ये एक ऐतिहासिक नगरी माना जाता है। और ऐसे में देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई। मिली जुली तो है, लेकिन यहाँ पर जो वर्चस्व है वो एक दल का ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि सत्ता में काबिज हैं 6 के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की होती हुई दिख रही है उन्नाव में। मेरे सहयोगी रितु और कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, उन्नाव।